जुर्म की दुनिया में ऐसे न जाने कितने हादसे हुए जब किसी का कत्ल होता है, कातिल पकड़ा जाता है, लाश मिल जाती है। लेकिन सोचिए उन केसेस में क्या होगा जहां कभी डेड बॉडी या लाश मिलती ही नहीं है। उस परिवार पर कैसा दोहरा गम का पहाड़ गिरता होगा कि एक तरफ उसका उससे छीन लिया गया और दूसरा उसके अपने धर्म या मज़हब के हिसाब से उसकी आखिरी रस्म पूरी करने की भी या करने के लिए भी मौका नहीं मिला। हज़ारों ऐसे केसेस हैं जिसमें आज भी लोग जो इस दुनिया से चले गए उनकी लाश तक उनको मैसर नहीं हुई। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे केस हैं जिसमें डेड बॉडी के कुछ अंश हैं, चलो पूरी साबुत लाश भी नहीं है, लेकिन कम से कम लाश के नाम पर चंद हड्डियाँ हैं, वही मिल जाए तो उसी को अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार कर दें तो भी माँ बाप या रिश्तेदारों को सुकून मिलेगा। 2022 में आपको याद होगा आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा केस। मई के महीने में आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, लाश के टुकड़े किए और उसके बाद अगले 5-6 महीने तक उन टुकड़ों को फेंकता रहा। नवंबर में इस कत्ल का खुलासा हुआ। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन हड्डियों को अलग अलग जंगलों से समेटा, सहेजा और फिर ले जाकर हॉस्पिटल में रखा और अब वो एक केस प्रॉपर्टी है। 2 साल हो गए। नवंबर में उस कत्ल का खुलासा हुआ था, आज नवंबर का महीना फिर से है, लेकिन वो 22 था, ये 24 है। आज भी श्रद्धा के बदनसीब परिवार वालों को उसकी लाश के वो टुकड़े नहीं मिले हैं और इस वजह से वो उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। तो सोचिए उस बाप, उस भाई या परिवार में जो भी उन पर क्या गुजरती होगी। ये सोचकर सिर्फ कि उनकी बेटी के लाश के अवशेष, हड्डियों के नाम पर चंद टुकड़े दिल्ली की किसी पुलिस स्टेशन या फिर किसी फॉरेंसिक लैब या फिर किसी अदालत के अधीन है, कब्जे में है और यूं ही रखा हुआ है। अब जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता, श्रद्धा का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। ये सिर्फ एग्जाम्पल है आपको। और अभी भी केस में गवाही चल रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और क्या क्या होना था, पर हुआ कुछ नहीं। हियरिंग शुरू हो चुकी है, गवाही चल रही है। अभी सारे गवाह की गवाही भी पूरी नहीं हुई है, पता नहीं रिपोर्ट कब आएगी। ये कहानी इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि जो आज की कहानी है, सिर्फ सोच कर देखिए कि 13 साल की एक बच्ची 18 साल पहले उसका कत्ल हो जाता है। 2 साल तक वो बच्ची कहाँ है, जिंदा है कि नहीं है, ये भी दुनिया को नहीं पता। 2 साल के बाद उसकी गुमशुदगी के, उसके लाश के कुछ टुकड़े मिलते हैं, हड्डियां, और उसके बाद अब वो पुलिस की केस प्रॉपर्टी है। अब पुलिस उसको सहेज कर रखती है, फॉरेंसिक लैब भेजती है। अब वो एक केस प्रॉपर्टी है तो घर वालों को दे नहीं सकते। इसके बाद मुकदमा चलता है लंबे मुकदमे के बाद अदालत का फैसला आता है। 2 अदालतें फैसला सुना चुकी हैं, लेकिन उस 13 साल की बच्ची की आखिरी निशानी उसके सर के कुछ टुकड़े, कुछ हड्डियां एक गत्ते के बॉक्स में, कार्टून बॉक्स भी जिसे आप कह सकते हैं, 18 साल तक यूं ही पड़ा रहा। 18 ईयर्स। इस दौरान में माँ बाप ने न जाने कितने धक्के खाए। पुलिस से लेकर फॉरेंसिक लैब, अदालत, सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्हें उनकी बेटी की आखिरी रस्म पूरी करने का मौका नहीं दिया गया। 18 साल के बाद अभी 11 नवंबर को, यानी 4 दिन पहले, आखिरकार एक कोर्ट को रहम आया और उस रहम के बाद उन्होंने फैसला सुनाया। और उस फैसले के बाद 18 साल बाद 13 साल की सफ़िया, अगर 13 को जोड़ दीजिए 18 साल से तो करीब 31 साल की उम्र की हो चुकी होती आज, अगर वो जिंदा होती। लेकिन 13 साल की सफ़िया की आखिरी रस्म 18 साल बाद उसके गांव में उसके घर वालों ने उसे दफनाया। शायद उनकी कुछ सुकून मिला। इस कहानी की शुरुआत होती है आखिरी से, यानी कि 11 नवंबर से। 11 नवंबर की सुबह का वक्त था। घर वाले अपने गांव में इंतज़ार कर रहे थे कुछ मेहमानों का कि वो आएंगे।
शायद 18 सालों में इतनी बेसब्री से उन्होंने किसी का इंतज़ार नहीं किया था, लेकिन उस दिन था। और इस मेहमान के आने की खबर पूरे गांव की थी। पूरा गांव इकट्ठा था, नज़रें रास्ते पर थी कि कुछ मेहमान आने वाले हैं और वे ख़ास चीज़ लेकर आने वाले हैं। आखिरकार इंतज़ार का लम्हा ख़त्म होता है और 4 सरकारी मेहमान, सरकारी मुलाजिम उस गांव में पहुंचते हैं, गाड़ी से उतरते हैं। उनके हाथ में गत्ते का एक बक्सा था, छोटा सा, जो तस्वीर में आपने देखी। ये बक्सा वो उस 2 बदनसीब माँ बाप के हाथ में सौंपते हैं और 18 साल का इंतज़ार ख़त्म होता है। ये कोई मामूली गत्ते का बक्सा नहीं था, मामूली कार्टून नहीं था। इसके अंदर उन बदनसीब अभागे माँ बाप की 13 साल की बेटी सफिया के बचे हुए जिस्म के हिस्से थे, हड्डियों के शक्ल में। लिखा पढ़ी के बाद गत्ते का ये कार्टून घर वालों को सौंप कर वो सरकारी नुमाइंदे वहाँ से रवाना हो जाते हैं। पूरा गांव सिसक सिसक कर रोता है। इसके बाद फिर कब्रिस्तान जाया जाता है, वहाँ आखिरी नमाज पढ़ी जाती है और सफिया के उन अवशेषों को एक कब्र में दफना दिया जाता है। और इस तरह 18 लंबे साल के बाद आखिरकार सफिया की आखिरी रस्म पूरी होती है। घर वालों को थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलो अब उसकी रूह को भी सुकून मिला होगा। पर ऐसा हुआ क्यों गत्ते के एक बक्से में 18 साल बाद सफिया अपने गांव लौटती है? सफिया के साथ क्या हुआ था? तो पेश है पूरी कहानी। ये कहानी है केरल की। केरल में एक जगह है कासरगोड। इसी कासरगोड में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया थे मोहिद्दीन और उनकी वाइफ आयशा। मोहिद्दीन और आयशा की एक बेटी थी, वो सफिया। सफिया का जन्म हुआ, माँ बाप खुश थे। परिवार बेहद गरीब था, लेकिन फिर भी खुश था। जो भी मिलता था गुजर बसर हो रहा था। इसी दौरान में एक रोज़ उसी गांव में एक कॉन्ट्रैक्टर पहुंचते हैं। बड़े अमीर आदमी थे और उनका अच्छा खासा दबदबा था। नाम था केसी हमज़ा। केसी हमज़ा गांव पहुंचते हैं और कहते हैं कि वो उस गांव से दूर एक शहर में वो रहा करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी बीवी की तबीयत कुछ ख़राब रहती है, तो कोई ऐसी एक लड़का या लड़की मिल जाए जो घर के काम में मदद करे, तो उसे हम पैसे भी देंगे, उसका ख्याल भी रखेंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी। तो आयशा और मोहिद्दीन इस लालच में आते हैं कि उनकी बेटी को कम से कम पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा और थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे, घर की माली हालत दुरुस्त हो जाएगी। उन्होंने केसी हमज़ा को अपनी बेटी सफिया को सौंप दिया। ये बात है दिसंबर 2006 की। 22 दिसंबर 2006 को जो हमज़ा है वो सफिया को अपने साथ लेकर, और उनकी पत्नी आई थी, उनकी वाइफ, वहाँ से निकल जाते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। बीच बीच में महीनों बाद सफिया से मुलाकात भी होती। माँ बाप जाते, सफिया को देखते, वो खुश थी, सब कुछ ठीक था। सफिया से पता चला कि कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर रही है, सब ठीक था। लेकिन कुछ वक्त के बाद अचानक हमज़ा केरल छोड़ देते हैं और वो पहुंच जाते हैं गोवा। गोवा में उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। चूँकि एक बिल्डर थे तो कॉन्ट्रैक्ट इसी टाइप की चीज़ें की मिलती थी। तो वहाँ एक ब्रिज बननी थी, उस ब्रिज में भी वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे। तो वो अपने परिवार के साथ, क्योंकि ब्रिज का काम बहुत लंबा था, उन्होंने कहा कि चलो गोवा चलते हैं, गोवा में ही तब तक रहते हैं जब तक काम पूरा ना हो। तो गोवा चले गए, लेकिन एक गलती ये की कि हमज़ा ने सफिया के माँ बाप को ये नहीं बताया कि वो अब केरल से गोवा जा रहे हैं। उन्हें ये लगा कि अगर वो बताएंगे तो शायद सफिया के माँ बाप उसे जाने की इजाज़त ना दें इतनी दूर, यहाँ कम से कम पास में है, कभी भी देख सकते हैं। तो उसने बताया ही नहीं और सफिया को अपने साथ लेकर गोवा चला गया। अब वो गोवा पहुँचा। गोवा जाने के बाद वो अपने काम में लगा रहा, सफिया वहीं रही। लेकिन गोवा जाने के बाद पति पत्नी का रवैया बदल गया। अब वो सफिया पर जुल्म ढाने लगे, पढ़ाई लिखाई दूर, छोटी छोटी बातों पर उसे टोकते, पीटते, मारते। सफिया के पास कोई रास्ता नहीं था, अनजान शहर, घर से बेहद दूर, फ़ोन पे बात नहीं कर सकती। वो ये जुल्म सहती रही और बस वहाँ से वापसी का इंतज़ार करती रही। तभी एक रोज़ हमज़ा की वाइफ ने सफिया को किचन में कुछ बनाने के लिए कहा।
वो गरम गरम तेल पूरे सफ़िया के जिस्म पर एक हादसे के तहत गिर गया। सफ़िया बुरी तरह से जल गई, ज़ख्म गहरा था। जब हमज़ा और उसकी वाइफ ने ये देखा तो वो डर गए, उन्हें लगा कि बहुत बुरी तरह से जल चुकी है। फिर उन्हें इस बात का भी एहसास था कि वो माँ बाप से छुपा कर उसको गोवा लेकर आए, तो अब माँ बाप को क्या बताएं कि ये गोवा में है। फिर उन्हें ये भी डर था कि अगर गोवा में ये बात पता चल गई गोवा पुलिस को, तो फिर ये होगा कि आप एक बच्ची से चाइल्ड लेबर करवा रहे और उसका ये हाल कर दिया तो पुलिस पकड़ लेगी, कॉन्ट्रैक्ट छिन जाएगा। तो इन सारे डर की वजह से हमज़ा और उसकी वाइफ ने एक फ़ैसला किया, और हमज़ा की वाइफ का एक भाई भी उनके साथ रहता था। तीनों ने कहा कि अगर पुलिस से बचना है और वहाँ उसके परिवार से हो तो फिर सफ़िया को मार देते हैं। वो चाहते तो सफ़िया को किसी अस्पताल में ले जाकर बेहतर इलाज कराते, घर वालों को बुला लेते, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत बुरा भला होता, लेकिन सफ़िया की जान बच जाती। लेकिन अपने काम का डर, कॉन्ट्रैक्ट छिन जाने का खौफ, और इधर सफ़िया के माँ बाप को सच्चाई पता न चल जाए, इस डर से हमज़ा की बीवी और उसकी बीवी के भाई ने सफ़िया को जान से मारने का फ़ैसला किया। और आखिरकार 2006 में ही एक रोज़ घर के अंदर सफ़िया की गला घोंटकर जान ले ली। अब सफ़िया का कत्ल हो चुका था, लाश घर के अंदर थी। अब आगे क्या करें, कैसे इस लाश को छुपाएं। तभी केसी हमज़ा को ख्याल आया कि जो ब्रिज बन रहा है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ काफ़ी खुदाई हुई है और वहाँ पे रात को काम होता नहीं है। तो उसने अपने साले यानी अपनी बीवी के भाई, और बीवी भी शामिल थी, घर में बैठकर बाथरूम में सफ़िया की लाश के 3 टुकड़े किए, धड़ अलग, सर अलग, बाकी हिस्से अलग अलग बोरियों में उन लाशों के टुकड़ों को रखा। फिर रात के अंधेरे में गाड़ी में उन टुकड़ों को लेकर उसी ब्रिज साइट पर पहुंच गए जहाँ वो पुल बन रहा और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ एक गहरे गड्ढे में उन्होंने उस लाश को दफनाया, टुकड़ों को ऊपर मिट्टी डाली, लौट आए। कहानी का पहला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन अब इसके बाद उन्हें चिंता हुई कि आज नहीं तो कल सफ़िया के घर वाले केरल में पूछेंगे ज़रूर कि सफ़िया कहाँ है, तो वो क्या जवाब देंगे। फिर उन्होंने एक नई साजिश रची। एक रोज़ उन्होंने पैगाम भेजा सफ़िया के घर वालों को कि हम गांव आ रहे हैं और सफ़िया को लेकर आ रहे हैं। मैं बीच में गोवा आ गया था, लेकिन सफ़िया वहीं है, लेकिन हम पहुंच रहे हैं और सफ़िया से आप लोग मिलाएंगे। इधर सफ़िया के माँ बाप मोहिद्दीन, आयशा बेहद खुश, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया था सफ़िया को देखे हुए। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमज़ा आएगा, उसकी बेटी को लाएगा। लेकिन जो तारीख़ दी उस तारीख़ पर ये पहुँचे नहीं। माँ बाप परेशान। माँ बाप पहुँचे हमज़ा के घर। वो शहर में था, गांव से लेकिन कुछ दूरी पर। वहाँ जाकर उन्होंने पूछा कि आपने कहा था सफ़िया आएगी, सफ़िया तो आई नहीं। तो हमज़ा ने अचानक कहा, क्या बात कर रहे हैं, हमने तो उसको गांव में छोड़ दिया। मैं असल में किसी काम में फंस गया था तो अपने लोगों को भेजा, और वो जब गांव तक पहुंच गए उसने कहा कि यहाँ से मैं चली जाऊँगी, तो वो लौट आया। अब उन्हें बड़ी अजीब बात लगी। लेकिन हमज़ा ने दिखाया कि वो भी परेशान, उसकी बीवी ने दिखाया कि वो भी परेशान कि वो गई कहाँ। अब इन सब ने मिलकर सफ़िया को ढूंढना शुरू किया। जब एक दिन तक तलाश में कुछ नहीं मिला, तो फिर अगले दिन सफ़िया के माँ बाप ने तय किया कि वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाएंगे। हमज़ा चाहता नहीं था, लेकिन माँ बाप और गांव वाले इकट्ठे हो गए। आखिरकार पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी, ढूंढा 1-2 दिन, उसके बाद छोड़ दिया। एक गरीब घर की लड़की, उनके लिए केस इतना इम्पोर्टेंट कहाँ। धीरे धीरे वक्त बीता, साल बीत गया, सफ़िया का कोई सुराग नहीं मिला। 2007 आ गया। जब सफ़िया का कोई सुराग नहीं मिला, माँ बाप हर दर पर भटक रहे हैं। जिन जिन लोगों की मदद के ज़रिए उन्होंने केरल के चीफ मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर वहाँ के डीजी, कमिश्नर, अपने इलाके के एसएसपी, सबको लेटर लिखा जाकर पर्सनली मिले, गांव का गांव साथ गया, लेकिन सफ़िया का सुराग नहीं मिला। 2007 में जब सफ़िया का सुराग नहीं मिला और आखिरकार वहाँ की मीडिया में पहली बार ये खबरें छपने लगी, तो फिर सरकार पर एक दबाव पड़ा। इस दौरान में सफ़िया की माँ ने एक ऐलान कर दिया कि जब तक सफ़िया बरामद नहीं होगी वो धरने पर बैठेगी, और वो गांव के ही पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गई। आयशा 90 दिन तक लगातार वो धरने पर बैठी रही।
जब वो धरने पर बैठी रहीं, धीरे धीरे मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई। उनके धरने पर बैठने के बाद बहुत सारे एनजीओ को उनकी कहानी पता चली, वो लोग आए और इन सब ने मिलकर आखिरकार सफिया एक्शन एक कमेटी बनाई कि सफिया को ढूंढना है। सफिया एक्शन कमेटी बनी, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, गांव से बाहर शहर तक, शहर से केरल की राजधानी तक, मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंची कि 13 साल की एक बच्ची गायब है, 1.5 साल हो गए, कोई अता पता नहीं है। फिर सरकार झुकी और उसने कहा कि इस मामले की तफ्तीश क्राइम ब्रांच को सौंपते हैं। अब मामले की तफ्तीश 1.5 साल बाद क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। क्राइम ब्रांच ने शुरुआती तफ्तीश की, सीरियसली जांच की, और इस जांच के बाद आकर जो शक की सुई बार बार वो इसी केसी हमजा और उसकी फैमिली पर टकरा जाती, क्योंकि इस जांच में पता चल गया कि इस दौरान में केसी हमजा गोवा चला गया था और वो यहाँ था ही नहीं, और ये बात घर वालों को पता नहीं। तो फिर ये हुआ कि जब इस घर में कोई नहीं तो फिर सफ़िया यहाँ कैसे रख सकती है? इसका मतलब है सफ़िया को लेकर गोवा गया। आखिरकार उसने ये मान लिया कि हाँ, सफ़िया को ले गया था गोवा, घर वालों को बुरा ना लगे, जाने नहीं देते इसलिए सच नहीं बताया। लेकिन गोवा से वापसी में वो गायब हो गई। अब जब ये झूठ पकड़ाया तो फिर झूठ के साथ शक की बुनियाद गहरी होती गई। क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश शुरू की और अब लगा कि सफ़िया की गुमशुदगी का राज यही परिवार है जो जानता है। परिवार के अलग अलग सदस्यों से अब अलग अलग तरीके से पूछताछ शुरू हुई, क्योंकि ऊपर से दबाव था, और आखिरकार इस पूछताछ में एक एक कर सभी टूट गए, क्योंकि सभी के बयान अलग अलग थे। इसके बाद उन सारे लोगों को पुलिस ने भी दिमाग से खेल खेला, अलग अलग से पूछताछ की, अलग बयान बताया, दूसरों को कुछ और बताया। उन्हें लगा उसने उगल दिया, उन्हें लगा उसने उगल दिया, और इस चक्कर में सभी ने सच उगल दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कैसे ऐसे एक हादसे में वो जल गई थी, हमें डर लगा और हमने उसका कत्ल कर दिया और लाश को एक ब्रिज के नीचे जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन था वहाँ दफना दिया। ये सुनते ही केरल पुलिस केसी हमजा और उसके परिवार को लेकर गोवा पहुँचती है। गोवा जाने के बाद वो बताता है किस जगह दफनाया गया। तब तक वहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुका था। फिर जेसीबी मशीन मंगाई जाती है, उसके ज़रिए वहाँ खुदाई होती है और उस खुदाई में सर का एक हिस्सा और कुछ हड्डियाँ मिलती हैं। केरल पुलिस उसे अपने कब्जे में लेती है, लेकर केरल आती है। मर्डर का मुकदमा दर्ज होता है कुल 4 लोगों के खिलाफ, हमजा, उनकी पत्नी, उनके साले और एक पुलिस वाले के, जिसने लापरवाही बरती थी। और शक ये था कि उस पुलिस वाले को पता था, लेकिन हमजा ने उसे पैसे दे दिए थे। इसके बाद मर्डर का मुकदमा चला। इस दौरान में जो बरामद हुई थी हड्डियाँ, उसका डीएनए टेस्ट हुआ। उस चूँकि स्कल मिला था उसका कुछ हिस्सा, उसके ज़रिए उसका जो फॉरेंसिक साइंस में होता है कि उसके ज़रिए उसका एक फेस बनाने की कोशिश की गई, ताकि उस हड्डियों से उसका फेस कैसा लुक होता होगा। तो वो भी हुआ लैब में, और ये सारी चीज़ें होने के बाद मुकदमा चलता रहा। और ये सारी प्रॉपर्टी अब जो है ये कोची फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक गत्ते के डब्बे में सफ़िया के वो हिस्से जिस्म के हड्डियों के उस लेबोरेटरी में रखे हुए। मुकदमा चला क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी थी। डीएनए रिपोर्ट, ये बरामदगी सब दिखाई गई एक एक कर। जब फैसला, जब तारीख पड़ती तो ये सारी चीज़ें लेकर फॉरेंसिक टीम भी जाती, पुलिस भी जाती। 2008 5 जून को सफ़िया के अवशेष बरामद हुए थे। 7 साल बीत जाता है। 7 साल के बाद जुलाई 2015 में कोची सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। केसी हमजा को सजाए मौत देती है। उसकी वाइफ को 6 साल, साले को 6 साल और उस पुलिस वाले को बरी कर देती है क्योंकि सबूत मिलता नहीं। इस फैसले के खिलाफ हमजा और उसका परिवार केरल हाई कोर्ट में अपील करता है। 4 साल और बीत जाते हैं। 2019 आ जाता है। 2019 में केरल हाई कोर्ट इस फैसले की सुनवाई करता है और निचली अदालत के फैसले को पलट देता है। हमजा की सजाए मौत को वो उम्र कैद में तब्दील कर देता है, जबकि जो उसकी पत्नी और साले थे वो अपनी सज़ा काट ही चुके थे। 3 साल कर दिया। पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब ये सारी चीज़ें हो गई। 2019 में हाई कोर्ट का भी फैसला आ चुका, 2015 में लोअर कोर्ट का भी फैसला आ चुका, 2008 में सारी बरामदगी हो गई। लेकिन 2008 से लेकर 2024 अक्टूबर के महीने तक सफ़िया उसी गत्ते के डब्बे में
कोची फॉरेंसिक लैब के कोने में एक अलमारी में यूं ही पड़ी रही। इस दौरान माँ बाप कई बार गए सेशन कोर्ट, पर पुलिस और कोर्ट ने कहा नहीं, ये केस प्रॉपर्टी हम आपको नहीं दे सकते। सेशन कोर्ट का फैसला है, वो हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, अगर हमें कुछ डाउट होगा तो भी हमारे लिए वो ज़रूरी है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। अब हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक इंतज़ार होगा? इसको लेकर कुछ और वकील, कुछ एनजीओ आए, फिर कोर्ट में ये मामला गया, मीडिया में सुर्खियां बनी, और आखिरकार कोची की ही एक सेशन कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और कहा कि 18 साल बीत चुके हैं, यह अधूरा इंसाफ होगा अगर एक माँ बाप को उसकी अपनी बेटी की आखिरी रस्म पूरी करने से रोका जाए। इसीलिए ये अदालत सफ़िया के बचे हुए जिस्म के हिस्से जो हड्डी की शक्ल में है, उनके माँ बाप को सौंपने का फैसला करती है, ताकि वो अपने धर्म, अपने मज़हब के हिसाब से उसकी आखिरी रस्म पूरी कर सकें। कोची के सेशन कोर्ट का ये फैसला आया और इसी के बाद तारीख मुकर्रर हुई। 11 नवंबर को कोची फॉरेंसिक लैब से सरकारी अफसर और वहाँ के लैब और पुलिस वाले वही गत्ते का कार्टून उठाते हैं, उसको लेकर गाड़ी में बैठते हैं और फिर इसी कासरगोड गांव में पहुंचते हैं, जहां पहले ही पूरे गांव वालों को मालूम था, और उस माँ बाप को सौंप देते हैं। उसी शाम सफ़िया को दफना दिया जाता है 18 साल बाद। अब सिर्फ सोच कर देखिए कि 18 साल तक एक बच्ची एक गत्ते के डब्बे में कैद है, माँ बाप के लिए वो किसी भी शक्ल में है। तो ये सफ़िया की कहानी थी, लेकिन न जाने ऐसी कैसी कितनी ही सफ़िया यूं ही आज भी न जाने देश के कितने फॉरेंसिक लैब में ये कहाँ रखे हुए हैं, और उनके परिवार को आखिरी रस्म या आखिरी जो भी अपने अपने धर्म मज़हब के हिसाब से करना है, उसका मौका नहीं मिल रहा है। ताज़ा एग्जाम्पल मैंने आपको श्रद्धा का बताया, 2 साल तो हो चुके हैं, 24 हो चुका है, फैसला कब आएगा, और इस फैसले के बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट, उसके बाद क्या, और श्रद्धा के पिता कब से अपील कर रहे हैं, कम से कम उन्हें उनकी बेटी के वो अवशेष ही दे दो, ताकि अंतिम संस्कार कर खुद भी शांति पाएं और उसकी भी आत्मा को शांति मिले। कई बार कानून इतना सख्त हो जाता है कि वहाँ इमोशन और बाकी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन आज कोई जाकर पूछे, 18 साल बाद शायद पहली बार सफ़िया के माँ बाप को सुकून मिला होगा 11 नवंबर को।